हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो ये है हमारा हिस्ट्री का 7 चैप्टर, जिसका एक पार्ट कल हो चुका है। आज हमारा होगा दूसरा पार्ट। तो हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं अशोक का कलिंग युद्ध। किसके बारे में? अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें अशोक के कलिंग युद्ध में क्या है अच्छे से जानेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट भी आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ध्यान रखेंगे, जो कलिंग है वो उड़ीसा, जो वर्तमान में उड़ीसा है, उसका प्राचीन नाम क्या होता था? प्राचीन नाम आपका कलिंग हुआ करता था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था। कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन ये इस युद्ध में क्या हुआ था कि हिंसा, खून खराबा बहुत हुआ, जिसे देखकर उसे तृष्णा हो गई या वितृष्णा हो गई या घृणा हो गई। किससे? युद्ध करने से। और उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में क्या करेंगे, कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म नीति अपना ली? तो वो होगा कलिंग युद्ध के बाद। अगर क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद यह निर्णय लिया कि वो कभी युद्ध नहीं करेंगे, तो वो था आपका कलिंग का युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है अशोक का धम्म क्या था। धम्म क्या था, धम्म में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। जो अशोक का धम्म था उसमें किसी भी पूजा या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। बस क्या था, उन्हें लगता था जैसे माता पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दें। यानी कि राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को क्या करें, निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि अशोक किसके उपदेशों से प्रेरित थे, तो वो हो जाएगा बुद्ध, गौतम बुद्ध के उपदेशों से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाते थे। देखो क्या है कि जब हमारे यहाँ क्या है, विविधताएं होंगी, जैसे कि अलग धर्म, अलग संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, तो उनमें क्या होती है, टकराव पैदा होती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है। ठीक है, जानवरों की क्या होती थी, बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्या होता है, क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। जो ये चीज़ें चल रही थी उनके राज्य में, उनका निदान करना क्या है, अशोक का, यानी कि एक राजा का कर्तव्य हो जाता है। ये किसने फील किया? ये किया अशोक ने फील। ठीक है, इसके लिए उन्होंने धम्म महामत नामक अधिकारियों को नियुक्त किया। अगर क्वेश्चन बनता है कि धम्म धम्म के महामत नामक अधिकारियों, अशोक ने धम्म के लिए कौन से अधिकारियों को नियुक्त किया था? तो वो होते हैं धम्म महामत अधिकारियों को नियुक्त किया था। किसके लिए? धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्वेश्चन बनेगा धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए कौन से अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था? तो वो होते थे धम्म महामत। अगर ये भी आ सकता है धम्म महामत क्या था, स्टेटमेंट में आएगा कि धम्म महामत क्या करते थे, धम्म का प्रचार और प्रसार करते थे या शिक्षा देते, तो ये भी स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर अधिकारियों की नियुक्त की जो जगह जगह जाकर क्या करते थे, धम्म की शिक्षा देते थे। क्या करते थे? धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका भी दूत भेजे। तो अगर वो क्वेश्चन आता है कि विदेशों में भी अशोक ने अपने दूत भेजे धम्म नीति को फैलाने के लिए, तो वो क्वेश्चन राइट होगा। अगर पूछता है, अगर स्टेटमेंट में देश आ जाते हैं, कौन कौन से देश हैं, तो वो सीरिया है, मिस्र है, श्रीलंका है और क्या, ग्रीस है। सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में अपने दूत भेजे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये बॉक्स पढ़ते हैं, बॉक्स में क्या दिया हुआ है। ठीक है, बॉक्स को इग्नोर नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट बॉक्स है उन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, उत्कृष्ट पॉलिशदार पत्थर, इस मूर्ति को देखो, जो आप ये मूर्ति देख पा रहे होगे नीचे, एक मिनट मैं ऊपर करती हूँ थोड़ा, ये वाली मूर्ति। ठीक है, उत्कृष्ट पॉलिशदार मूर्ति को देखो। यह बिहार के कहाँ से मिली है? रामपुरवा से मिली है। कहाँ से मिली है? बिहार के रामपुरवा में एक मौर्यकालीन स्तंभ से मिली है। कहाँ से मिली है? बिहार के
रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखाया गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। कब का? अशोक के राज की मूर्ति कला का क्या है? एक नमूना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। किसने? राजाओं ने सड़कें बनवाई और कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी क्या की थी? व्यवस्था की थी। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि बिना लाइक शेयर कमेंट के क्लास पढ़ाने का मन नहीं करता है। ठीक है, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। जो अशोक के संदेश थे वो अपनी प्रजा के लिए क्या थे, तो उनके बारे में जानेंगे। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। लोग विभिन्न, जो अशोक ने अपनी प्रजा को क्या संदेश दिया, ध्यान से सुनना। ठीक है, लोग विभिन्न अवसरों पर क्या करते थे? अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चों का विवाह होता था, बच्चों के जन्म पर, जब यात्रा शुरू करते थे, या तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। अशोक ने कहा कि ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। वे अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या थी जो अशोक ने बताई? ये है अपने दासों नौकरों के साथ क्या करना? अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रामणों को दान देना। तो ये अशोक के धर्म की नीतियाँ थी। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरों की धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। मान लो अपनी वो कहते हैं ना, अपने मियाँ मिट्ठू होना, यानी कि अपने मियाँ मिट्ठू होना मतलब अपनी अपनी तारीफ करना और दूसरों की निंदा करना, ये भी गलत है। अगर आपकी कोई दूसरा व्यक्ति तारीफ कर रहा है तो ये क्या है? ये एक अच्छी बात हो जाती है, पॉजिटिव बात हो जाती है। ठीक है, और आप दूसरों की तारीफ कर रहे हो, ये भी एक पॉजिटिव बात है। पर अपनी तारीफ करना, दूसरों की निंदा करना, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं? गलत। तो अशोक यही कह रहे हैं कि अपने धर्म की प्रशंसा करना, दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें क्या है? आपकी गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वो अपने धर्म का ज़्यादा नुकसान करता है। ये बात सही है। अगर आप अपनी तारीफ करोगे तो सामने वाला आपकी बुराई किए बिना नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और उसकी निंदा करोगे तो वो तुम्हारी निंदा करेगा। ठीक है, इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हैं हुए उसका आदर करना चाहिए। ठीक है, आगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो ये जो कोट्स आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ा करो। किसने? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने क्या लिखा है? उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। किन के धर्मादेश? अशोक के। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो भी आज भी प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक मतलब जो आज भी रिलेवेंट है, जैसे कि किसी के धर्म की निंदा ना करना, अपने धर्म को सिर्फ अच्छा बनाना, दूसरों की निंदा करना, ये गलत है। तो ये आज भी चीज़ें रिलेवेंट है ना, आज भी मान सकते हैं ना लोग, तो वही चीज़ है। तो प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अन्यंत का मतलब होता है अन्य, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें क्या थी वो हम देखेंगे इस लेसन में। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य को उभरने में, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के उभरने में से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन सम्राटों ने चीन दीवार का निर्माण किया था। ध्यान से सुनना, जब मौर्य सम्राट उभरा था, यानी कि फेमस होने वाला था, जस्ट उसके पहले यानी कि 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने एक चीन की दीवार का निर्माण किया था। जो चीन के सम्राट थे उन्होंने चीन में एक चीन दीवार का निर्माण किया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से क्या करना था? रक्षा करना था। जो ये चीनी दीवार बनी थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ठीक है, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण किया। अब दीवार बनी है तो क्यों बनी है? ये इसलिए बनी है कि जो उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से उनकी रक्षा करना, यानी कि जो उत्तरी सीमा है इधर, जैसे ये अपना प्यारा भारत हो जाता है तो ये उत्तरी सीमा हो जाएगी। तो यहाँ से क्या किया था? उन्होंने चीन की दीवार का निर्माण किया जिससे कि उत्तरी सीमा से आने वाले लोगों को, उनके पशुपालकों से उनकी रक्षा हो सके। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। अगले 2000 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। कितने वर्षों तक? अगले 2000 वर्षों तक। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कितने वर्षों तक? तो 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमा बदलती रही। यह दीवार लगभग 64 किलोमीटर लंबी है। तो ध्यान रखेंगे, जो चीनी दीवार है वो कितने किलोमीटर लंबी है? वो 6400 किलोमीटर लंबी बनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें हमें ध्यान में रखकर चलना होगा, और ये चीज़ आप लोग भी जानते हो। ठीक है, ना तो मैं भगवान हूँ, ना ही आप भगवान हो। हम मेहनत कर सकते हैं और रिलेवेंट चीज़ों को पढ़ सकते हैं बस, और चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ सकते हैं, उनसे ही क्वेश्चन बनेगा। अब कहो कि नहीं मैम आप तो जो क्वेश्चन में आएगा वही बता दीजिए, तो भैया हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं। आज हम आपके टीचर बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें चीज़ें रिलेवेंट लगती हैं आपके लिए, वो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको समझ में आती हैं, अगर आपको पसंद आती हैं, तो आप कमेंट्स करते हो, आप लाइक करते हो, आप शेयर करते हो, और क्लास में एफर्ट लगता है। ठीक है, तो हर चीज़ को अच्छे से समझाना, उन चीज़ों को समझना। देखो एक होता है रटना, एक होता है समझना। अगर आप रट कर चीज़ें पढ़ते हो तो सिर्फ आपको रटने वाली लाइन ही याद रहती हैं। अगर आप समझ के चीज़ें पढ़ते हो तो उससे आप मैनी ऑफ क्वेश्चन भी बना सकते हो, और मैनी ऑफ क्वेश्चन डील कर सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसे एलिमिनेशन मेथड से भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना पड़ता है, एग्जाम हॉल में साम दाम दंड भेद सभी चीज़ों को अपनाना पड़ता है। साम दाम दंड भेद मतलब अगर सीधी उंगली से आंसर नहीं आ रहा है तो उंगली टेढ़ी करके हम आंसर निकालेंगे। उंगली टेढ़ी का मतलब होता है हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्योंकि हमारी चीज़ें सारी क्लियर हैं। बस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है मुझे, बट हम ऑप्शन देखेंगे ना, ऑप्शन में हम देख लेंगे कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए था, ये इस क्वेश्चन के लिए था। जो बाद में ऑप्शन बचेगा वो इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो अब हो गई बहुत ज़्यादा भाषणबाजी, अब हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो ये दीवार कितनी थी? 6400 किलोमीटर लंबी थी, तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई थी। किससे बनी थी? पत्थर और ईंट से बनी हुई थी। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी थी। जो इसकी ऊपरी सतह की सड़क कैसी थी? चौड़ी थी। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन बन सकता है। अब क्या पता है स्टेटमेंट डाल दे कि चीन की दीवार की ऊपरी सतह की सड़क पतली थी या सकरी थी, तो क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या थी? चौड़ी थी। तो इतने ही चीज़ को हटाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए तो मैं हर चीज़ समझा के पढ़ाती हूँ। भले ही टाइम लग रहा है, लगने दो, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हमें सीटेट क्लियर करना है ना, ये अभी टाइम लग रहा है, लग जाने दो। लेकिन वो इस बार अगर सीटेट नहीं निकलेगा तो फिर हमें 6 महीने का इंतज़ार करने पड़ेगा। तो वो 6 महीने का इंतज़ार कहीं हमें 1 घंटे की क्लास लेने में दिक्कत ना दे दे। तो 1 घंटे की क्लास लेना अच्छा होगा, या फिर आपको 6 महीने का वेट करना? तो हमारे हिसाब से तो भाई 1 घंटे की क्लास ले लीजिए, समझ के पढ़ लीजिए। ठीक है, हमें पढ़ाना नहीं आता कि ये और देन हो गया चैप्टर फिनिश। नहीं, हम हर एक लाइन को क्लियर करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। इस दीवार को बनाने के लिए हज़ारों लोगों का काम, जो हज़ारों लोग थे उन्हें काम करना पड़ा। अब क्या है, 100-200 मीटर दूरी से क्या होती थी, इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए थे। इस पर निगरानी के लिए क्या बनाए गए थे? बुर्ज बनाए गए थे। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राट के रवैयों से कैसा भिन्न था, ये बताइए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, 1 मिनट गाइस। तो ये होता है आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश। जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी रह जाती हैं क्लियर, जैसे ये लिखा था कि इन पे कंपेयर करो, तो आप उनको ध्यान से पढ़िएगा और उन्हें कंपेयर करिएगा। आगे बढ़ेंगे। उपयोगी शब्द, हमने साम्राज्य के बारे में पढ़ा आज। ठीक है, साम्राज्य क्या होता है, राजधानी क्या होती है, अधिकारी क्या होते हैं, संदेश वाहक क्या होते हैं, प्रांत क्या होते हैं, धम्म क्या होते हैं। प्रांत क्या होता है? क्षेत्र और प्रांत। यहाँ पे गवर्नर किसको नियुक्त किया जाता था? यहाँ पे गवर्नर किसको नियुक्त किया जाता था? राजकुमारों को। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। अभी आपका लेसन फिनिश नहीं हुआ है, ध्यान से देखेंगे। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? 2300 साल पहले। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले। और चीनी लोगों ने अपनी जो दीवार बनवाई थी वो कितने साल पहले बनवाई थी? बताइए, चीनी लोगों ने जो दीवार का निर्माण करवाया था वो कितने साल पहले करवाया था? 2400 साल पहले। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले, और चीनी दीवार का निर्माण 2400 साल पहले। ठीक है, आप कहोगे मैम क्या ही लिख देती हो। लिखने पे मत जाइए, आवाज़ पे जाइए। ठीक है, आवाज़ ही सब कुछ होती है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे।
देखो मैं मौज मस्ती नहीं करती हूँ क्लास में, बस पढ़ाती रहती हूँ। मन तो करता है पर ये लगता है आप लोगों का टाइम बहुत ही क्या है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही आप लगा लेना आगे क्या है, ठीक है। तो ये आपका मैप है, मैप में कुछ चीज़ें दी गई हैं। इसमें क्या है, अरे आज मेरा ये बोर्ड काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो जितनी भी लाइन है रेड लाइन में दिख रही हैं आपको, ये वाली लाइन है, ये सारी रेड रेड दिख रही है ना, जो लाल लाल, ये क्या है, ये आपके चीनी मार्ग, इस मार्ग पर किसका नियंत्रण था, आपके चीनी शासकों का नियंत्रण था, ठीक है। अब आपको ये ग्रीन लाइनें दिख रही होंगी, ये इधर इधर इधर, इन पर किसका नियंत्रण था, कुषाणों का। ये वाली में महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। रेड, ये मार्ग जो मोटी रेड लाइन है वो, ये मार्ग ईरान फ्रांस के शासकों का नियंत्रण था, ठीक है। यहाँ पे रोमन शासकों का नियंत्रण था, ठीक है। तो इन चीज़ों का नियंत्रण था। अलार्म बज गई है मेरी, क्योंकि अब हो रहा है मेरी पढ़ाई का टाइम, बट मैं क्लास लेने बैठ गई थी क्योंकि शाम को टाइम नहीं है मुझे, इसलिए मैंने कहा पहले आप लोगों की क्लास अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि आपको क्लास की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है 7 जुलाई को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बस थोड़ी सी शिकायत है, शिकायत ये है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया है। जो ये सीमाएं थी, इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया है, तो आपके चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इसमें भाग लिया है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, दक्षिण भारत, ध्यान से सुनना, दक्षिण भारत के पत्तन, काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो दक्षिण भारत था वहाँ के लोग काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात के लिए क्या थे, फेमस थे। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, अगर मैं ऐसे बढ़ाऊँ तो कैसा लगेगा बताइएगा इस मानचित्र में पौडुका या पैडुका दक्षिण भारत में ढूंढो, अरेका मेंडू का यह रोमन नाम था, क्या, पेडुका, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है अरे का मेंढू का रोमन नाम क्या था, तो वो होता है पौडुका या पैडुका, ठीक है। ध्यान देंगे, अरे का मेंढू का रोमन नाम क्या होता है, पैडुका या पौडुका, ठीक है। कि क्या है, दक्षिण भारत में है। ध्यान से सुनना, अरे का मेंढू का रोमन नाम क्या था, तो वो था पैडुका। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अरे एक स्लाइड और बचती है आपकी, कोई बात नहीं, जस्ट चिल्ड, बस पढ़ते हैं, पढ़ने में कौन सी शर्म है क्या नहीं है, बस पढ़ते चलते हैं, ठीक है। और अच्छे से चीज़ों को क्लियर करते चलते हैं। हिस्ट्री है भाई, हिस्ट्री, इतिहास, हम भी तो अपना इतिहास बनाएंगे जब जॉब लग जाएगी, है ना। तो जहाँ हम हैं, हम आपको वहाँ लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए, फिर आप भी तैयारी करो भाई कंपटीशन एग्ज़ाम की, हम लोग अकेले ही क्यों करें। आइए आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मज़ा आ रहा है ऐसे पढ़ाने में वैसे, ठीक है, बोरिंग नहीं लग रहा, आप लोगों को भी नहीं लग रहा होगा, ठीक है। लग रहा होगा तो लग रहा होगा सॉरी गाइस, मजाक कर रही थी। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। कब, ध्यान से सुनना, लगभग 2200 साल पहले किसका पतन हो गया था, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था किसका, मौर्य साम्राज्य का। ध्यान से सुनो, इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। जब मौर्य साम्राज्य का पतन होगा तो भाई नए नए राज्यों का उदय हो जाएगा। मान लो किसी के घर में दादाजी पास अभी हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, दादाजी के बड़े बेटे का क्या हो जाता है, राज हो जाता है। ऐसे ही क्या हुआ, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारे क्या बने होंगे, नए नए राज्यों का उदय हुआ होगा। कैसे, देखेंगे। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक किसका राज रहा भाई, हिंद यवन राजाओं का। कहाँ पर, ध्यान से सुनना, मैं अलग अलग कलर से करती हूँ। देखो, पश्चिम उत्तर में और उत्तर भारत में कुछ भागों में, सारे में नहीं, कुछ भागों में करीब 100 साल मतलब 100 सालों तक किसका राज रहा, हिंद यवन राजाओं का राज रहा। किसके बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि इनके बाद, यानी कि जो हिंद यवन आए थे, हिंद यवन के बाद पश्चिमोत्तर और उत्तर तथा पश्चिमी भारत में किसका शासन हुआ, शक शासकों का। किसका हो गया था भैया, शक शासकों का राज हो गया था, ठीक है। शक शासकों का राज हो गया था, ठीक है। आप कहोगे मैम को क्या हो गया, आज तो बड़ी ही
खुश मूड में पढ़ा रही हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हुए पढ़ाते जाएं। अभी तक बोरिंग क्लासेस हो रही थी, तो अब हंसी मजाक करके पढ़ते हैं, जिससे आपको हिस्ट्री आपको बोरिंग नहीं लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, मौर्य साम्राज्य। तो आप सीरियस हो जाओ, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन होते ही क्या हुआ, कई अन्य राज्यों का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के बाद पश्चिमोत्तर यानी कि उत्तर भारत में 100 साल तक किसका राज चला, आपका हिंद यवन का। उसके बाद यानी कि हिंद यवन के बाद कौन आए, आपके पश्चिमोत्तर भारत और उत्तर में कौन आए, शक शासक। कौन आए, शक शासक नामक मध्येशिया लोगों का शासन स्थापित रहा। फिर इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। इनमें से कुछ कितने वर्षों तक, 500 वर्षों तक टिके रहे भाई साहब, 500 वर्षों तक। ठीक है, इनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको टाइमलाइन बताई जा रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बकवासबाजी में लगे रहते हो। जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। शकों के बाद कुषाण, इसे हम कब पढ़ेंगे, अध्याय 10 में पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो शक शासकों को किन शासकों से पराजय मिली थी, गुप्त शासकों से। गुप्त वंश भी पढ़ेंगे, शक शासक भी पढ़ेंगे, सबके बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो 7th क्लास की NCERT है ना भाई साहब, सब राजा और रानियों से भरी पड़ी है, आराम से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना बस। ठीक है, शकों के बाद कौन आए आपके, जब शक शासकों को गुप्त शासकों ने पराजय कर दिया, फिर आए आपके कौन भाई साहब, कौन आए बताइए। उनके बाद आए कुषाण। कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले इनका शासन स्थापित हुआ। ठीक है, इनके बारे में भी हम अध्याय 9 यानी कि चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। ये जो भाई साहब हिंदी है ना, बहुत ही अध्याय जी भी पलट जाती है मेरी तो बोलने में, कोई नहीं, हमारी मातृभाषा हिंदी है। ठीक है, तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे कहाँ पर, अध्याय 9 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। ध्यान से सुनना, उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक क्या था, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, एक राज्य की स्थापना की थी। शुंग के बाद कौन आए, कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन आया। तो जो मौर्य सेना नायक था, उसने क्या किया, उसने शुंग राज्य की, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, शुंग राज्य की स्थापना की। शुंग के बाद कौन आए, आपके कण्व आए। कौन आए, कण्व आए। ठीक है, कण्व के बाद और कुछ अन्य वंश भी आए इसमें। ठीक है, कुछ टाइमलाइन वगैरह मुझे देनी है, मैं आपको वो टाइमलाइन वगैरह दूंगी। अभी मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि सारी NCERT कंप्लीट हो जाए, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ों की टाइमलाइन दूंगी, जैसे कि ये राजवंशों की टाइमलाइन, मौर्य वंश के बाद कौन से राज्य आए, क्या है। तो इनकी जो चीज़ें मैं देने के लिए बोल रही हूँ ना, उन्हें आप क्या करो, जब NCERT फिनिश हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हाँ, मैं भूल जाती हूँ, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर क्या है, मैं PDFs जो नोट्स बना रही हूँ PDF के, वो वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी, और क्लास का लिंक भी वहाँ मैं शेयर कर देती हूँ, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है, जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। कब हुई, 1700 वर्ष पहले किसकी स्थापना हो गई, फिर आपके गुप्त शासकों की स्थापना हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको टाइमलाइन से समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगी, बस ये 1-2 बार आप रीड कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1700 वर्ष पहले किसकी हुई, गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिम भारत में कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके युद्ध हुए। किसके युद्ध है, शकों के। देखो, पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर, पूरे पे तो था नहीं, पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। ठीक है, और यहाँ पे पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत में कौन थे, आपके सातवाहन थे। तो जब यहाँ दोनों आपस में हैं तो दोनों का क्या हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा। इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य 400 सालों तक टिका रहा भाई साहब, 400 सालों तक राज किया है इसने, हल्के में मत लेना। अरे क्या हुआ, इरेज क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखेंगे लगभग 2100 साल पहले सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। और फिर क्या है, लगभग 1700 साल पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। कितने साल पहले, 1700 साल पहले। तो टाइम से याद रखोगे तो सीरीज का भी पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच कौन चोल और
तथा पांड्यों ने शासन किया। दक्षिण भारत में कौन से 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोल, चेर तथा पांड्यों ने शासन किया। फिर लगभग 1500 साल पहले कौन आए? पल्लव, चालुक्य के दो बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। लगभग 1500 साल पहले किनकी? पल्लव और चालुक्यों की स्थापना हुई। फिर इसके अलावा और भी कई राज और राजा थे इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। जो और कई राजा रानी थे उनके बारे में किससे पता चलता है? सिक्कों, पांडुलिपि और पुस्तकों से पता चलता है। इन सबके साथ साथ उनके ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें साम्राज्य, स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। ठीक है, व्यापारियों ने एक तरफ जहाँ उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों, अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोज भी हुई। ऐसी सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों पर भी ध्यान दोगे। देखो, जब ही मैंने इन चीज़ों को एजिटेड पढ़ दिया और समझा दिया है आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं ये बस एक टाइमलाइन है, एक रिकैप है कि आप ये चीज़ें आगे पढ़ने वाले हो। ठीक है, इन चीज़ों को डिटेल में हम आगे आपसे शेयर करेंगे और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। तो ये था आपका 6th क्लास की NCERT का कौन सा चैप्टर? बताइए कौन सा चैप्टर? कुछ याद रहता है? नहीं रहता है, सब चीज़ मैं ही याद दिलाऊं। कौन सा? 7th चैप्टर। अब आपको क्या करना है? भूल गए ना? भूलने नहीं देना है आपको। करना है प्यारा सा लाइक, शेयर, कमेंट और क्या, अपने दोस्तों में क्लास को बहुत जल्द से जल्द शेयर करना है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।